तो क्या हाल है, ये फिल्म का आपका स्वागत करता है डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल की लाइव के बाद, जिसमें हमने स्पॉइलर फ्री डिस्कशन रखा था। अब हम आ चुके हैं स्पॉइलर भरे वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मूवी के एंडिंग में क्या हुआ, बाकी डीमन स्लेयर्स के साथ क्या होगा, आगे आने वाली मूवी में क्या होगा, या फिर फैन थ्योरीज जो ऊपर चल रही है इंटरनेट के, उनको भी ब्रेक करेंगे। सबसे पहले अगर मूवी की स्टोरी के बारे में बात की जाए तो मूवी का प्लॉट जो है वो ग्योमे और उबयाशिकी के प्लान से शुरू होता है, जो कि प्लान इतना ज़्यादा बढ़िया था कि मुजान के इंटरप्शन के बाद, डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कासल में जाने के बाद भी उनका प्लान ठीक ठाक चल रहा है। आई नो ठीक ठाक ही चल रहा है, क्योंकि शिनोबू की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन शिनोबू का प्लान अभी पूरी तरीके से खराब नहीं हुआ है। शिनोबू क्या करती है पास्ट के अंदर, वो अपने अंदर हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉइजन डाल के रखती है, और ये बात वो कनाव को भी बता के रखती है कि कभी भी अगर फ्यूचर में उसका किसी भी डीमन से खात्मा हो जाता है, और फाइट के अंदर अगर वो डीमन इसको मतलब शिनोबू को अगर कोशिश करता है कि डीमन बना दे, या फिर उसका खाने की कोशिश करे, या फिर उसका ब्लड के कांटेक्ट में आए, तो उस डीमन की माँ की आंख हो जाए, उस डीमन को मदर सिस्टर फादर सब एक होते हुए दिखाई दे। और अब तो डोमा ने पूरी की पूरी शिनोबू को अपने अंदर ले लिया। शिनोबू को जब पूरा अंदर जब शिनोबू को पूरा अपने अंदर ले लिया है, उसके बाद कनाव और इनोसुके चाहे कितना भी लड़ ले डोमा से, एट दी एंड शिनोबू का पॉइजन ही काम आने वाला है। और सॉरी मेरा गला खराब है, थोड़ा नाम इधर उधर हो जाएंगे। ज़ेनित्सु और काइगाकू की फाइट के बारे में बात करें तो मेरे को वो फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और मेरे लिए सबसे बेस्ट फाइट वो पूरी थ्रू आउट रही है मूवी के अंदर। और अगर ज़ेनित्सु की बात करें तो अभी अपने हीलिंग स्टेज पे है। क्रिएटर्स उसको अभी लेकर आएंगे भी नहीं, क्योंकि अभी बाकी सारे जितने भी डीमन स्लेयर्स हैं, हाशिराज है, उनकी फाइट होना जरूरी है, क्योंकि हर किसी को मौका मिलना चाहिए आगे आकर के फाइट करने का। जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं आएगी, फाइनल बैटल नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता उसको उठाया जाएगा और किसी बड़े डीमन के सामने लाया जाएगा। वहीं पर अगर ज़ेनित्सु की बात करें तो यार मेरे को ज़ेनित्सु ऐसे पसंद है जैसे वो डरा हुआ रहता था पहले। मैं चाहता था कि ज़ेनित्सु जब अच्छे अपने गुस्से में फाइट करे तो उसको नेज़ुको देखे, और जब नेज़ुको देखेगी तो वो पागल हो जाएगा, जैसे वो पहले भी हो चुका है। और मुझे पर्सनली डरा हुआ इन्हें उसको ज़्यादा पसंद है। बट वहीं पर अगर काइगाकू की बात करें तो उसकी बैक स्टोरी मुझे थोड़ी सी फनी लगी, क्योंकि पहले वो अपना फैमिली छोड़ देता है, ठीक है, अकेले ऑर्फनेज में जाके रहने लगता है ग्योमे के। फिर एक डीमन जब रात में इसके पीछे पड़ जाता है, तो भागते हुए खुद से डीमन को डिफ्लेक्ट करके ग्योमे के बच्चों के पीछे पड़वा देता है। उसके बाद खुद भाग जाता है कि भाई डीमन से पीछा छूट जाएगा, और फिर आगे जाकर के खुद ही डीमन से बचने के लिए खुद डीमन बन जाता है और अकेले ज़ेनित्सु से हारा जाता है। क्या डीमन बनेगा रे तू काइगाकू। फिर इसी में अगर आगे बात करूँ तो भाई मेरे को इनोसुके का जो फनी एलिमेंट था, जब इनोसुके अपने वो जो उबयाशिकी क्रू के पीछे भागता है तलवार लेकर के, अपनी कटाना लेकर के, कि मेरे को यहाँ के सबसे बड़े डीमन के पास ले चलो, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड मेरे को बस यही लगा पूरी मूवी के अंदर कि भाई कॉमेडी एलिमेंट्स बहुत कम थे। इनोसुके को जब मैं देखूंगा ना तो कॉमेडी एलिमेंट्स बहुत सारे आएंगे, और मैं वही चाहता हूँ देखना। मैं इनोसुके को फनी, और मेरे को लगता है सेकंड पार्ट ना थोड़ा सा फनी भी रहेगा, थोड़ा सा इमोशनल भी रहेगा, दोनों का मिक्स होगा। फर्स्ट पार्ट मेजर मतलब फर्स्ट जो पार्ट हमने मूवी देखी है ये अभी सिर्फ फाइटिंग पे, बट सेकंड पार्ट के अंदर इमोशंस भी होंगे। एंड जब हम इमोशंस की बात कर रहे हैं तो भाई मैं अकाजा के बारे में नहीं बोल सकता। अकाजा का बैक स्टोरी बहुत अच्छा था, बट बहुत ज़्यादा खींच दिया था, जो मेरे को बोर करने लगा था बीच में। मैं एकदम फॉल आउट हो गया था कुछ देर के लिए, बट क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना था, मेरे को बात करना था, मेरे को जानना था, तो मैंने सारा कुछ बहुत ध्यान से सुना, बात किया, बैठा। बट बहुत लोग थे जो फॉलो आउट कर रहे थे मेरे अलावा। बट वहीं पर अगर बात करूँ कि भाई तांजीरो और जो ग्यू ने फाइट करी है, अच्छी फाइट करी है। ग्यू की तलवार टूट गई, फिर भी उसने काफ़ी हद तक खड़ा रहा, लड़ता रहा। बट अगर तांजीरो की बात करी जाए, वो हिरोकामी काबुरा डांस ऑफ फायर गॉड को करने के बाद इतना ज़्यादा थक गया था कि वो थक के बिल्कुल बेहोश ही हो गया। एक बार नहीं 2 बार हो गया। एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तांजीरो अपने पीक लेवल पे नहीं आता है सेकेंड मूवी के एंड तक, तो कोई फायदा नहीं है उसका भाई सन ब्रीदिंग या फिर हिरोगामी काबुरा को यूज करके सन ब्रीदिंग को परफॉर्म करने का। क्योंकि अगर वो मुजान के सामने अपने पीक लेवल पे नहीं आ पाएगा तो भाई मुझे नहीं लगता कोई फायदा है उसका मुजान के सामने सन ब्रीदिंग परफॉर्म करने का। बाकी इसमें आपको क्या लगता है? वैसे अगर हम आगे बात करें, इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि मुजान कहाँ पर है। आपने मूवी में देखा होगा कि मुजान इन्फिनिटी कासल के बॉटम में है। फिर हमने ये भी चीज़ देखी थी कि जो बॉटम है वो अब बॉटम नहीं रहा है, क्योंकि भाई अगर बॉटम की हम बात कर रहे हैं कि एकदम नीचे बैठा है, तो इन्फिनिटी कासल
हर जगह से एक्सपैंड हो रहा है, और अगर वो हर जगह से एक्सपैंड हो रहा है तो अब मूजान एकदम सेंटर में है। सेंटर में रह करके वो तमायो की जो पॉइजन है उसको अब्जॉर्ब करके शांत कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर, तमायो को भी अब्जॉर्ब करता जा रहा है। फिर साथ ही साथ नाकिमी को ब्लड दे रहा है अपना, ताकि नाकिमी अपनी पावर्स को और बढ़ा सके और धीरे धीरे इन्फिनिटी कासल को और एक्सट्रीम लेवल बढ़ा कर सके। साथ ही साथ नाकिमी का एक और काम है कि जितने भी बड़े बड़े डीमन स्लेयर्स हैं और जितने भी हाशिराज हैं उन सभी को सेपरेट कर करके अपर मून्स के पास भेजे एक एक करके, ताकि जितने भी हमारे डीमन स्लेयर्स हैं, हाशिराज हैं, वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो। और ऐसा ही ग्योमे और मुइचिरो के साथ हमने जो एंड में देखा था कि वो दोनों भाग के फाइट करने जा रहे थे किसी से, वो वहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो नाकिमी है वो एक बहुत बड़ा एकदम पार्ट उठा करके मुइचिरो को मारते हैं और मुइचिरो सीधा जा करके गिरता है कुकुशिबू के सामने। कुकुशिबू वहाँ पर खड़ा होता है और कुकुशिबू सामने से उसको बोलता है मुइचिरो को कि तुम अपना पूरा नाम बताओ। मुइचिरो जब अपना पूरा नाम बताता है, मुइचिरो तुकितो, उसके बाद कुकुशिबू बोलते हैं कि तुम मेरे खानदान से हो और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा खून अभी भी तुम्हारे अंदर है, मतलब मेरा खून अभी भी किसी हाशिरा के अंदर है। और फिर कुकुशिबू अपनी बहुत मतलब क्या बोल दिया मैंने, खैर छोड़ो। फिर क्या होता है ना कि जो हमारा मुइचिरो है वो सामने से बोलते हैं कि 100 साल हो चुके हैं तुम्हें डीमन बने, तुम्हारा खून अब हमारे अंदर नहीं है। जिसके बाद कुकुशिबू को गुस्सा आता है, वो अटैक कर देता है और मुइचिरो को घायल कर देता है। और मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम पे सानेमी आएगा कुकुशिबू से फाइट करने के लिए और बाकी धीरे धीरे आशिराज भी आने शुरू हो जाएंगे और जो घायल होते जाएंगे। और फिर अब कुकुशिबू की फाइट में क्या होगा, कौन कौन से हमें फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे, ग्योमे आएगा वो कैसे फाइट करेगा, ये सब मैं मूवी के लिए छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर अभी आपको सारा कुछ मैंने बता दिया जैसे डोमा का बताया, कहीं आप मेरे को गालियां ना देने लगो कमेंट सेक्शन में, यार हमारी पूरी मूवी तूने स्पॉइल कर दी। भाई अभी टाइम है मूवी आने में, बट फिर भी अगर आप चाहते हो एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर इसके साथ हम आगे बढ़े तो एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि मुजान अपने अपर मून्स और लोअर मून्स को कंट्रोल कैसे करता है, क्या वो सभी को एक साथ कंट्रोल कर सकता है अपने कॉन्शियसनेस में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे लाइव स्ट्रीम में। मुजान अपने ब्लड सेल से सामने वाले की जो मेमोरीज है उनको हाइड कर देता है, जिसके बाद उनकी नई मेमोरीज बना देता है और उनकी नई मेमोरीज पे काबू कर लेता है और फिर उनकी सारी चीज़ों को खुद से कंट्रोल करने लगता है। बट इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जैसे कोई नॉर्मल डीमन अगर किसी को, पहले तो नॉर्मल लेवल के जो डीमंस है वो अगर किसी ह्यूमन को गलती से डीमन बना दे तो उनकी मुजान चिंता भी नहीं करता। वो खुद कई बार किसी को भी बनाते हैं, जैसे किसको बनाते हैं, योशिरो। हाँ, योशिरो को उसने जब डीमन बना दिया था सिर्फ कियोस मचाने के लिए तांजीरो के सामने, तब अगर आप सोच रहे हो कि योशिरो कौन है तो वही ग्रीन कलर का जिसका बाल है वो तोमियोका के साथ जो रहता था, जो अब जिनेचु को हील भी कर रहा था, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे वो डीमन बना भी देता, उसको फर्क भी नहीं पड़ता, वो ध्यान भी नहीं देता जब तक उसको महसूस ना हो कि वो सामने वाला इंसान इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो मुजान का इतना सारा ब्लड होल्ड कर सकता है और मुजान उन पर कंट्रोल भी नहीं करता। और अगर एक बार मुजान का कंट्रोल छूट जाए तो वो दोबारा हो भी नहीं सकता, जैसे तोमियोका पे नहीं हुआ। और तोमियोका ने जैसे योशिरो का मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया ब्रेन, उसकी पुरानी मेमोरीज उसको याद है। साथ ही साथ नेजुको, अगर आप मुजान के एक बार रेंज से दूर चले गए और मुजान जब तक अपना ब्लड आपके अंदर फिर से महसूस नहीं कर सकता तब तक वो नहीं हो सकता। मुजान को एक रेंज में रहना पड़ेगा उसके। अब वो क्या रेंज है, कैसी रेंज है, वो हमें आगे आने वाले पार्ट में बताया जाएगा। अब मानो या मत मानो कि नेजुको ने इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली है ना, इतनी ज़्यादा मेडिसिन ले ली है कि भाई, और इतनी ज़्यादा मेडिसिन तो ली है पर अलग अलग लोगों की मेडिसिन ले ली है, मतलब दवाई ले ली, मतलब इंजेक्शन ले लिया। अरे यार मतलब नेजुको ने कुछ नहीं लिया, मैं दादा हूँ, मेरी गलती है। नेजुको ने किसी की कोई दवाई नहीं ली है, नेजुको घर में बैठी है और सब बढ़िया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा। वैसे अगर उनकी बात करें तीनों की, टेंजन, शिरोजो, जो शिजोरू जो भी नाम है उसके, रिंगू के फादर का, और हमारे और उरोको ताकिसा, अगर ये तीनों एक साथ भी आ जाते हैं, फाइट भी करने लगते हैं मुजान या किसी अपर मून से, तो भाई नहीं जीत पाएंगे। टक्कर दे सकते हैं बट ये जीत नहीं पाएंगे। वैसे उन तक पहुंचने से पहले मेरे हिसाब से नेजुको ह्यूमन बन जाएगी, क्योंकि जो पॉइजन नेजुको क्या क्यों बज रहा है बार बार, कौन है जो मैसेज कर रहा है? क्योंकि जो पॉइजन जो है नेजुको को दिया गया है वही सेम पॉइजन हमने दिया है, मतलब मैंने नहीं, तोमियोका ने सेम पॉइजन दिया है मुजान को कि उसको ह्यूमन बनाया जाए। अब देखते हैं कि क्या कैसे हो रहा है मूवी में आगे।
तो अब आगे बढ़ते और बताते हैं कि इस मूवी के फ्यूचर का क्या प्लान है, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट के बाद क्या आएगा, क्या एक नई सीरीज आएगी जो आफ्टर लाइफ हमें दिखाई गई थी मांगा में, वो वाला सेक्शन शुरू होगा या फिर कुछ और शुरू होने वाला है। तो फैन थीरीज काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है कि ईमू जो हमने ट्रेन में देखा था ना, ट्रेन वाले उसमें देखा था, मुगेन ट्रेन में जो ईमू थी जो ड्रीम दिखाती थी कि ये सब जो है उसका तांजीरो का ड्रीम है और तांजीरो अपने गले पे ऐसा स्वॉर्ड लेके अपने खुद को मारने वाले कि उसके आगे उसको रोकेगा और ये सब एक ड्रीम निकलेगा। मेरे को लगता है ये तो नहीं करेंगे, इतना बड़ा रीसेट तो ये नहीं मारने वाले हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना फर्दर स्टोरी को आगे बढ़ा देंगे, स्टोरी को में भी हो सकता है ये ज़्यादा खींच दे, मुजान की बेटी को कुछ बना दे जो कि मांगा में कभी कुछ नहीं होती है, और ओबुयाशी का बेटा तो अभी भी जिंदा है। तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं मानो या मत मानो यूशिरो भी तो जिंदा है, वो भी तो डीमन है, वो तो मारा नहीं जाएगा एट दी एंड। तो क्या वो बुरा बन जाएगा जब डीमन स्लेयर्स को मारने के लिए बोली, मतलब ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब ये डिपेंड करेगा क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है मूवी की और डीमन स्लेयर की, तो भाई हो सकता है वो आगे इसको खींचे क्योंकि वो ऑलरेडी मूवी को ही इतना खींच रहे हैं। फिर इसके साथ मूवी जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, वो एक सीरीज है जिसको आप एक साथ देख रहे हो। फिर अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव सेगमेंट पे आए और पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है, फिर उसके साथ प्लॉट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड अगर आप अच्छी जगह पे जाकर देखते हो तो साउंड क्वालिटी बहुत ही ब्रिलियंट है। आई नो कि इसके अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी है, बट एट द एंड अगर आप डीमन स्लेयर के फैन हो तो ये आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर नेगेटिव चीज़ों की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट आता है कि मूवी के अंदर कोई भी फेज नहीं है। मूवी एक सिंपल प्लॉट को फॉलो करती है सीजन 4 के बाद, इसके अंदर कोई भी फेज नहीं आता कि आपको ऐसा इमोशंस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज आप देख रहे हो एक ही साथ, मतलब बिंज वॉच कर रहे हो बेसिकली, वैसा मान लेना। फिर इसके बाद अगले नेगेटिव प्लॉट के बारे में बात करूँ तो एक ही इमोशन पूरी मूवी के अंदर है, फाइट 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 फाइट, जिसके साथ और भी मतलब सैड भी होते हो आप, दुखी भी होते हो आप, फाइट देखोगे आप इमोशनल हो जाओगे, लेकिन जो कॉमेडी वाला एलिमेंट रह गया ना, मेरे को वो भी चाहिए था थोड़ा सा। आई नो सीरियस मूवी है बट स्टिल थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड लास्टली जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा लंबे, इतने ज़्यादा लंबे भाई, फ्लैशबैक कौन देता है? काजा वाला तो बहुत लंबा था, काट जा सकता था यार, अच्छे से काट सकते थे आप, जैसे क्यू का कट गया क्योंकि अब शिनेबू इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो भी हो रहा हो, हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात अब करनी है कि भाई नेक्स्ट लाइव जो हम आने वाले हैं वो मैं सोच रहा हूँ कि भाई फैन मेड ब्रीदिंग स्टाइल्स के ऊपर है। मैंने काफ़ी सारे बना के रख रखे हैं और मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी कर दिया, आप वहाँ पर जाकर बता देना कि आप ये लाइव स्ट्रीम चाहते हो। हम इसको बहुत जल्दी कर लेंगे ताकि बाद में आई थिंक 24 को हमारे मार्वल ज़ॉम्बीज़ रिलीज हो रहा है तो उसके ऊपर भी एक लाइव स्ट्रीम आने वाला है। फिर 26 को शिनचैन की मूवी आ रही है, शिनचैन इंडिया में आ रहा है, कासुकाबे डांसर्स करके, उसके ऊपर भी लाइव स्ट्रीम करना है। तो अभी हम कर सकते हैं डीमन स्लेयर की फैन मेड ब्रीदिंग की लाइव स्ट्रीम, क्योंकि ये सारी ब्रीदिंग्स मैंने बनाई है। बट अगर आपको अपनी ब्रीदिंग्स चाहिए तो कम्युनिटी पे जाके कमेंट में पोस्ट कर देना या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो। आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।